Welcome to MediJE classes, fourth lecture of electrostatic JEE NEET classes. Okay, so here we'll proceed. कुछ फिर से अलग अलग टाइप के शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है एंड कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, ऐसे टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे. उसी में लेक्चर 4 है आपका. स्टार्ट करते हैं कि सपोज एक रॉड है जिसका लेंथ L है एंड हैविंग चार्ज Q. मान लीजिए कि इस पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है. ओके, नाउ दिस रॉड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. मान लीजिए इस रॉड को सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया. ओके, this rod is transformed into semi circle. तो in that condition ये मान लीजिए इसका सेंटर. so इस चार्ज के कारण से ड्यू टू दिस चार्ज we have to find the electric field, resultant electric field at their center. पहले स्ट्रेट था, अब इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. एज्यूम कि ये जो डिस्टेंस दैट इज r. ओके, सो इफ दिस रॉड इज कन्वर्टेड इनटू, यही इसका कीवर्ड है. जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, रॉड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. इट मींस दैट कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो इफ अ रॉड ऑफ लेंथ L carrying charge Q is bent the form of सेमी सर्कल. तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज E is equal to Q upon 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. डायरेक्टली यूज करने का शॉर्टकट, बिकॉज फिर इसका अगर वैल्यू कैलकुलेशन की बात करो तो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होता है. अगेन बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखने का, ये ऐसे का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इससे कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आता है. अगर फॉर्मूला नहीं आता है तब सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, सो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. L मतलब इसका जो लेंथ है, ये लेंथ था. अब देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है वो एक टाइप सेमी सर्कल हो गया है. तो सेमी सर्कल का आपका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल R रेडियस है, तो ये होता है आपका 2 पाई R. और ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है? L के. इसका मतलब हुआ कि L जो है वो 2 पाई R के बराबर है. तो यहाँ से L स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर. अब इस अगर मान लीजिए रॉड का लेंथ नहीं पता है बट आपने जो बेंड किया है उसका रेडियस पता है, तो यहाँ पे L स्क्वायर के बदले अगर L स्क्वायर के बदले ये रख देंगे तो कितना आएगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर R स्क्वायर. अगर रॉड का लेंथ पहले से मेंशन नहीं किया है बट जो आपने बेंड किया है उसका अगर रेडियस दिया हुआ है, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस. कीवर्ड स्ट्रेट रॉड दिया है, उसको आपने बेंड करके सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल. that is torque acting on electric
डायपोल। ओके, देखिए कैसे। सपोज ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया। सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसमें फोर्स किधर लगेगा, दैट इज QE, एंड इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, दिस इज ऑल्सो QE। ऑलरेडी आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो माइनस QE लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। दिस विल try to rotate, so the torque acting is given by, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P क्रॉस E। NCERT में इसका डेरिवेशन था, ओके। सो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। P इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो बीच में आपका आता साइन थीटा। सो टॉर्क यानी मैग्नीट्यूड की बात करो तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी P और E के बीच का एंगल है आपका थीटा। नाउ इफ थीटा इज आइदर 0 और 180, अगर थीटा 0 हो मतलब हुआ कि ये जो डायपोल है वो आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा हो, इसका मतलब हुआ 0 का मतलब हो गया पैरेलल और 180 का मतलब हो गया आपका एंटी पैरेलल, यानी अब ऐसे रखा हो या उल्टा डायरेक्शन में रखा हो। तो टॉर्क का वैल्यू साइन 0 और 180 दोनों ही 0 होता है, यानी ये पूरा टर्न में टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दोनों ही डायरेक्शन में रखेंगे तो उसमें लगने वाला नेट टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, यानी टॉर्क को परपेंडिकुलर रखा है तो साइन 90 कितना होता है 1, और 1 साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसका मतलब हुआ कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू P into E। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, ओके। एंड थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इज 270, 90 का अगर क्वाड्रेंट की बात करो तो 90 का ठीक अपोजिट, इस पे साइन जो 270 होता है एक्चुअली -1 होता है, तो इसमें रखेंगे तो टॉर्क का वैल्यू आएगा -PE, जो कि मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो मिनिमम टॉर्क लगता है एट द एंगल 270, मैक्सिमम टॉर्क 270 का मतलब ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, यहाँ पे +1 होता है साइन का वैल्यू और यहाँ पे निगेटिव होता है, यानी यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 होता है। तो 90 पे मैक्सिमम टॉर्क एंड 270 पे आपका मिनिमम टॉर्क लगता है, ओके। दिस इज द कंडीशन फॉर टॉर्क। नाउ इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, कहने का मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर सेम हो, इन दैट कंडीशन डायपोल पे सिर्फ टॉर्क लगता है, फोर्स का वैल्यू 0 होता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड only torque act on dipole, force acting is 0, force नहीं लगता है, force
एक्टिंग इज 0। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है, तो जो डायपोल होता है वो रोटेट भी करता है एंड फोर्स के कारण से आगे भी बढ़ता है, यानी रोटेट करके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि बॉडी पे फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक साथ लगता है। ठीक है, इज नॉन यूनिफॉर्म, बोथ टॉर्क एंड फोर्स एक्ट ऑन डायपोल। तो आपने एक केस देखा कि जिसपे सिर्फ टॉर्क लग रहा था जब फील्ड यूनिफॉर्म हो, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट कंडीशन उस पर टॉर्क भी लग सकता है और फोर्स भी लग सकता है। ठीक है, यानी हो सकता है कि टॉर्क भी लगे फोर्स भी लगे, या ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ फोर्स ही लगे, लेकिन उसका कंडीशन है। सो इफ डायपोल इज प्लेस्ड parallel to electric field, only force will act। जैसे यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ टॉर्क लग रहा था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, देन उस पे आपका सिर्फ फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ उसके अलावा पेंडुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का पेंडुलम के टाइम पीरियड में भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पेंडुलम के टाइम पीरियड को। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum. Effect of electric field time period of pendulum. Okay, generally टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन दैट कंडीशन टाइम का पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। इफ नो अदर फील्ड एग्जिस्ट, अगर कोई दूसरा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है तभी तो जी लग रहा है, उसके अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अवेलेबल नहीं है। नाउ इफ इसको अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? कहते हैं इफ पेंडुलम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम पीरियड जो होगा दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट L। पेंडुलम के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट जो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं G डैश, नया टाइम पीरियड जो होगा वो ये होगा। अब ये जो नया G है, G डैश है, उसको डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग फाइंड करते हैं। तो इसी का पार्ट हम मानते हैं A, कि जब ये मान लीजिए पेंडुलम है और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखा है? इधर, तो होगा क्या? ये पेंडुलम जब यहां जाएगा तो इस पे एक जो एक्सेलरेशन है वो तो G लगेगा ही नीचे। ओके, mg डाउनवर्ड लगा, उसके कारण से एक्सेलरेशन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी इधर, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर इस बॉडी पे चार्ज है तो, चार्ज नहीं रखोगे पेंडुलम पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई असर ही नहीं पड़ेगा।
सो इफ अगर पेंडुलम पे आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले जाएगा। तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, एंड इस चार्ज के मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक्सेलरेशन लगा इधर एंड ग्रेविटी के कारण से एक्सेलरेशन किधर लग रहा है आपका, जी नीचे। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर होगा दैट इज मान लेते जी डैश, और ये होगा कितना, यहाँ पे जी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। दो वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होता है और दोनों के बीच एंगल 90 है, ये यानी टाइम पीरियड जो हो जाएगा इस केस में दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। यानी स्ट्रिंग का लेंथ तो एज इट इज रह गया, लेकिन जिस पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, अब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेशन लगाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन इधर, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसके बीच में, इन दोनों के बीच एंगल 90, तो रिजल्टेंट जी का वैल्यू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस कॉस भी आता है लेकिन कॉस 90 हो गया, यानी दो 90 डिग्री में वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये निकलेगा जी डैश, इसका वैल्यू टाइम पीरियड रख दीजिए, यू गॉट द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तब है जब पेंडुलम को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, हॉरिजॉन्टली जब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि बिल्कुल वर्टिकली ऊपर लग रहा हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा हो, दो केसेस और देख लेते हैं। सो ए बी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका ऊपर लग रहा है, तो पेंडुलम पे जी किधर लगेगा, नीचे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन कितना लगेगा, फोर्स कितना, क्यू ई, अगर इस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, एम मास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्यू ई, एंड इसको अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। नाउ एक जी लग रहा है नीचे और ऊपर लग रहा है आपका क्यू ई बाय एम, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जी डैश का कितना निकलेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन माइनस क्यू ई बाय एम, यह रिजल्टेंट निकल गया, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 180 के बीच का एंगल है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम, दिस इज द न्यू टाइम पीरियड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड हो। ओके, नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हो तो क्यू ई बाय एम जो अभी ऊपर लग रहा था, अभी क्यू ई बाय एम किधर लगेगा, नीचे, यानी सिर्फ जी प्लस क्यू ई बाय एम हो जाएगा। ओके, सो अब कर देता हूं, सो इफ मतलब सी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर पेंडुलम के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज वो अगर डाउनवर्ड काम कर रहा है तो जी भी इधर और क्यू ई बाय एम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन है दोनों नीचे, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू टाइम पीरियड का लिया जाएगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी प्लस क्यू ई बाय सॉरी एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाय एम, दिस इज द रिजल्टेंट टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट
टाइम पीरियड निकल गया इस केस में, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द वैल्यू, ओके। नाउ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक, यानी मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को मुझे अपने रोटेट करना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वर्क डन, इस वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, ओके। सो फाइंड करते हैं वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, work done on electric dipole in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? तो प्लीज कीजिए कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डाइपोल को रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, फोर्स विल एक्टिंग क्यू ई, फोर्स विल एक्टिंग क्यू ई, ओके। नाउ ये इधर रोटेट हो जाएगा अपने आप, बट अभी मान लीजिए कि ये एंगल है आपका थीटा 1, इसको मुझे रोटेट करवाना है थीटा 2 तक, ठीक है। पहले डाइपोल था ऐसे, अब इस डाइपोल को मुझे पहले एक्सिस से थीटा 1 एंगल पे था, अब मुझे एक्सिस से थीटा 2 एंगल पे ले जाना है। यानी उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि डाइपोल को 0 से 30 ले जाना है, या 30 से 40 ले जाना है, या 30 से 60 डिग्री पे ले जाना है, वो मेंशन रहेगा। तो सपोज कि पहले जो था दैट इज थीटा 1 इज इनिशियल एंगल ऑफ डाइपोल with E, and theta 2 is final angle of dipole with E। तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल रोटेट करने में वर्क डाउन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट में मूव कर रहे हो, सामने वर्क डाउन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2। This is the formula of work done, ठीक है। This is the same potential energy बोलते हैं। ये वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली भी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को सरफेस से, ग्राउंड से उठा करके h हाइट तक ले जाते हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप mgh लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो वर्क डन है, mg फोर्स है, h डिस्प्लेसमेंट है। लाइक द सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो this work done is stored as potential energy of इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर इसमें कंडीशन दिया हुआ कि पहले से डाइपोल पैरेलल है, उसको थीटा एंगल से घुमाना है, 90 से घुमाना है, तो कितना वर्क डन करना है,
तो यहाँ जस्ट थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, अलग अलग केसेस में आपका वर्क डन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर हैविंग चार्ज Q, मतलब स्ट्रेट वायर, आप डायपोल नहीं है, डायपोल में तो सिर्फ दो एंड पे ही चार्ज होता है, बट ये पूरा का पूरा एक वायर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड मुझे इसके एक एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब यहाँ से कुछ डिस्टेंस में, तो उसका वैल्यू क्या होगा। डायपोल के कारण से तो एक्सियल पॉइंट हो गया, बट इस केस में देखिए, तो दिस इज द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर और रॉड जो कुछ चार्ज कंटेन करता है, उसके किसी एक फील्ड से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ length L carrying charge Q at a distance A from one end of wire। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक ये वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज है आपका Q, इसके कारण से या तो इस पॉइंट या इस पॉइंट पे अपने को बहुत नियर बाय होना चाहिए, दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है, वेरी क्लोज। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसका लेंथ L है, एंड ये जो पॉइंट है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो यहां से ए डिस्टेंस पे है। डायपोल होता, डायपोल का फॉर्मूला लग जाता, बट ये चार्ज वायर है, तो इसके हर एक पॉइंट के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अदरवाइज इसको कंप्लीट डिराइव करना पड़ता है। एनसीईआरटी बुक्स में तो कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, उसके बेसिस पे इसका फॉर्मूला बनाया गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P is given by 1 by 4 pi epsilon naught। चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस A, L plus E। This is the electric field nearby one end of the charged rod। चार्ज रॉड के किसी भी एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ इसी रॉड को, ये रॉड, तो चलिए रॉड को सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट किसी आर्क के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब रॉड के वेरी नियर बाय में फाइंड करना हो, और वो क्वेश्चन ही नियर बाय पूछेगा, जो कि दूर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ डायपोल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि मान लीजिए कि एक आर्क है, मतलब सेमी सर्कल नहीं है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, ड्यू टू दिस सेंटर होगा सर सेमी है, तो मान लीजिए कि आर्क का दो एंड यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, और यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लूडेड है, ठीक है, या ऐसे Q अमाउंट चार्ज है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, यानी अपने को पहले टॉपिक ले देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क हैविंग
linear charge density lambda, यानी चार्ज अपॉन लेंथ। अगर इसका मान लीजिए अगर आपको लेंथ पता है l तो q बाई एल लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। हैविंग चार्ज एट द सेंटर ऑफ आर्क, यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगेन, इसको अगर आपने कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो कैलकुलेशन बहुत लंबा रीजन, ये पहले एक पार्ट कवर करना पड़ेगा, फिर उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसके लेंथ तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगेन दैट इज अ वेरी बिग डेरिवेशन। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। दैट इज गिवन, फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, आर इज द रेडियस, ओके, ब्रैकेट साइन थीटा आई कैप। मतलब ऐसे केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x और y दोनों ही एक्सिस पे होंगे, ठीक है। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा माइनस 1 j कैप। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क सेमी सर्कल ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आर्क छोटा भी हो सकता है। वो एंगल दिया रहेगा कि आप कितना एंगल बनाता है। अगर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, इन दैट कंडीशन आप 30 डिग्री वैल्यू रख दो, यू विल गेट द वैल्यू। ये आई के फॉर्म में, इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू प्लेस करके मॉड निकाल दीजिए। अगर आपको ये वेक्टर का फॉर्म में है तो यहाँ पे आपका ई वेक्टर रहेगा, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। कितने सारे फॉर्मूलेज हैं अलग अलग, इस सारे फॉर्मूलेज को ही मैनिपुलेट करके किसी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ ये तो पर्टिकुलर आर्क था, पूरे सर्कल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर चार्ज कैरिंग रिंग के उसके एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। मान लीजिए उसका रेडियस आपका ए दिया है, हैविंग चार्ज क्यू। मतलब हुआ कि ये सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, इसके एक्सियल पॉइंट पे इसका रेडियस आपके पास दे रखा है ए, और इसके एक्सियल पॉइंट मान लीजिए x डिस्टेंस पे, यानी रिंग ऐसे है तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है r और ये एंगल है आपका थीटा। तो सर्कुलर रिंग के कारण से उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है और यू विल कैलकुलेट द फॉर्मूला इज E is equal to K Q X, X मतलब एक्सियल डिस्टेंस, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। This is the formula to find the electric field at the axial point of circular ring. इसमें भी स्पेशल केस है कि if radius of ring is very small in comparison to this x, means if x is very greater than a, क्या वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? a इग्नोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, यानी के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज द सिंपल, जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इफ x इज वेरी ग्रेटर, अगर इसके सेंटर पे फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो क्या था
कि एक्सियल पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसमें नहीं रखना वैल्यू, इसमें 0। अब x इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए क्यू, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। This is the electric field at the center of the circle. That is the electric field का वैल्यू निकल गया। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक। अब है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहाँ से गॉस लॉ स्टार्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज फिर गॉस लॉ में करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलता है, जो जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलता है एंड नेगेटिव चार्ज में इंसर्ट होता है। एनसीईआरटी का टॉपिक इंक्लूडेड है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इसमें आपने एक प्लेट रख दिया है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए। ठीक है, इसका एरिया मान लीजिए अभी यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो इधर है, इसके बीच का एंगल है थीटा। तो अभी ए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर रहता तो एरिया और ई का वैल्यू सेम होता है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया का पहले कंपोनेंट डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो फ्लक्स का वैल्यू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, अगर सरफेस थोड़ा अलग टाइप का हो, ये तो रेक्टेंगल है तो हम निकाल दिए। अगर मान लीजिए सरफेस कुछ इस टाइप का हो ये, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगा, इधर से ही पास हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया तो पूरा लेना पड़ेगा। तो एज्यूम करते हैं ये वाला जो एरिया है दैट इज डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए, एरिया है डी ए। तो इस पूरे का एरिया लेना पड़ेगा। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर। यानी अगर आपको किसी सरफेस का पूरा एरिया लेना है, देखिए ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये उसका पूरा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया पता है तो ई इंटू डायरेक्टली ए कर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये निकल गया आपका फ्लक्स। अगर एरिया आपको नहीं पता है तो एरिया पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड अगर आपको पता है कि पूरा का पूरा एरिया ए है तो डायरेक्टली ई इंटू ए, दिस इज द फ्लक्स। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है आपका 0। चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो देख, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है। सो द फील्ड लाइन इंटरिंग टू दिस सरफेस, जो फील्ड किसी क्लोज सरफेस में इन होता है उसका वैल्यू, जो फ्लक्स होता है वो आपका निगेटिव लिया जाता है। दिस इज द नेगेटिव फील्ड लाइंस।
ओके। एंड जो नेगेटिव फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स नेगेटिव होगा। एंड अगर मान लीजिए सरफेस से इन हुआ तो सरफेस से बाहर भी जाएगा। सो द फील्ड लाइंस गोइंग इज पॉजिटिव फील्ड लाइंस। अगेन इस पे एमसीक्यू आता है, ठीक है, उसमें दिया नहीं रहेगा कि चार्ज कौन सा है, बस इतना बोलेगा कि इतना फ्लक्स इन हुआ इतना फ्लक्स आउट हुआ, तो बताओ चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स किसी सरफेस में इन करता है वो निगेटिव होता है। वाई? सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर की ओर होता है? निगेटिव चार्ज की ओर। अगर यहाँ से कोई इन हो रहा है इसका मतलब चार्ज पार्टिकल निगेटिव होगा अंदर में, और अगर यहाँ से बाहर जा रहा है इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। सो किसी सरफेस में जो फ्लक्स इन होता है, ओके, उसको निगेटिव लेते हैं, एंड जो बाहर निकलता है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स निगेटिव भी होता है, निगेटिव चार्ज के कारण से फ्लक्स निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के कारण से फ्लक्स पॉजिटिव। एंड इस क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स इन हुआ उतना ही फ्लक्स क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसका मतलब हुआ इस सरफेस के साथ नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो जीरो, तो फ्लक्स लिंक ही नहीं हुआ, जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स तो बाहर क्रॉस कर गया। सो नेट फ्लक्स का वैल्यू हो गया आपका जीरो। ऐसे भी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो ई ए कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा आता है। सो इफ थीटा इज जीरो यानी ई और ए सेम डायरेक्शन में है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा आपका ई इंटू ए, यानी पॉजिटिव फ्लक्स। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है? जीरो, दैट इज फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। एंड इफ थीटा इज व्हाट? 180, यानी ई और ए के बीच में एंगल 180 हो, तो फ्लक्स का वैल्यू माइनस ई वैल्यू आएगा, दैट इज निगेटिव। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण से फ्लक्स नेगेटिव, एंड अगर बीच में एंगल चेंज कर दोगे तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। नाउ अब आता है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी गॉस लॉ, किसी भी सरफेस से, मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ चार्ज है, किसी भी सरफेस, अगर कोई भी सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज करता है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स गॉस लॉ नहीं लगता, यानी फ्लक्स की नहीं होगा। सो इफ एनी सरफेस, बस क्लोज होना चाहिए, इंक्लूड अ चार्ज q, देन फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, closed surface is given by the amount of charge upon epsilon naught. This is the Gauss law. यानी Gauss law, अब देखिए अभी आपने ये फॉर्मूला E into A, ये भी क्या है? फ्लक्स है, और phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है। फिर दोनों का यूज कहाँ करेंगे? इस वाले फॉर्मूला में आपको एरिया पता होना चाहिए। अब मैं कोई सा भी शेप ड्रॉ कर दूंगा, उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट इन दिस फॉर्मूला गॉस लॉ में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना चार्ज इनक्लोज किया वो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। यहाँ पे कोई एरिया से रिलेटेड टर्म नहीं है, ना रेडियस है। इसका मतलब हुआ कि गॉस फॉर्मूला से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई सा भी शेप से मतलब ही नहीं है, यानी शेप छोटा लो या बड़ा लो, ठीक है, चाहे आप सिमेट्रिक लो या अनसिमेट्रिक लो, किसी भी टाइप के फॉर्म लोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट सिमेट्रिक लोगे तो सरफेस से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये चार्ज जो है इनक्लोज नहीं है, मान लीजिए यहाँ चार्ज दे दिया, बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा? ये सिर्फ चार्ज है,
तो गॉस लॉ ओपन चार्ज पे नहीं लगता है, यानी इसको कहीं ना कहीं इनक्लोज होना पड़ेगा तो ही आप निकाल पाओगे गॉस लॉ। भले ही गॉस लॉ में एरिया का वैल्यू नहीं है, बस गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द चार्ज इनक्लोज बाय एनी टाइप ऑफ सरफेस। तो नहीं है, लेकिन गॉस लॉ लगाना है। फॉर दैट पर्पस आप एक इमेजिनरी सिमेट्रिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं कि ये सरफेस है जो चार्ज को इंक्लूड करता है। तो इस ये जो आपने सरफेस ड्रॉ किया सो दैट कि आप गॉस लॉ लगा पाओ, दिस इमेजिनरी सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। एंड ये जो गॉसियन सरफेस है उसका साइज एंड शेप कुछ भी हो सकता है, यानी आप ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, फ्लक्स का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो उसमें क्यू और एप्सिलॉन नॉट आए, एरिया से रिलेटेड टर्म भी नहीं है कि आप छोटा ले रहे हो या बड़ा, बस एक ही कंडीशन है कि जो चार्ज के कारण से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो दैट शुड बी इनक्लोज्ड। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स नहीं निकलेगा, ठीक है। अनदर वन कि अगर एक से ज्यादा चार्ज है, सपोज कि मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज का सम। एंड अगर मान लीजिए कि ये सरफेस Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो बताइए इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। Q1 इनक्लोज है, Q2 इनक्लोज नहीं है, इनक्लोज चार्ज नहीं है, तो उसको उसका इसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। इनफैक्ट Q2 के कारण से फ्लक्स के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉस लॉ क्या होगा, दैट इज Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, अगेन Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, सो दिस इज द गॉस लॉ। अब अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपके गॉस लॉ, तो क्यूब हो गया, उसके सरफेस पे चार्ज रखेंगे तो अलग गॉस लॉ आएगा, उसके आपके सरफेस पे रखो, सेंटर पे रखो, एज पे रखिए, कॉर्नर पे रखिए, दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स के आपके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग, ठीक है। दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट शेप के जो जनरली कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, उसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।